तो ये है अपना क्लास नंबर 7 हैश फिजिक्स क्लास 7। इसका हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये लिया हमने एक ग्लास स्लैब। ये क्या है? एक ग्लास है, शीशा, और ऊपर एयर। ये जो है ये ग्लास है। एयर होगा ऑप्टिकली रेडर मीडियम और ये होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप समझ रहे होंगे, पीछे ही हमने बताया है। ये होगा आपको रेडर मीडियम। एक लाइट रे आ रही है, अब ये एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। एयर से ग्लास में इंटर कर रही है मतलब रेडर से डेंसर में इंटर कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये इधर न जाके इधर बेंड होगी और ऐसे आएगी। ये हो गया द नॉर्मल। यहां का ये हो गया द नॉर्मल। समझ पाए होंगे आप। अब ये लाइट रे यहां पे आने के बाद ग्लास स्लैब से फिर बाहर निकलेगी तो कहां आएगी? एयर में। मतलब अब जो ये बाहर निकल रही है तो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेडर में आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये इधर न जाके ऐसे बेंड होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ इमरजेंस, या नहीं तो इमरजेंट रे। इमरजेंट रे भी बोलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है, इसको जब फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एलडी एलडी फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ पाए आप बात? इसी चीज को अपने को लिखना है। ये जो भी चीजें हैं यहां इसको लिखनी है। ये है इंसिडेंट रे, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये और ये एंगल बराबर होंगे तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल। आपने क्लास 9th में खूब पढ़ा होगा, ये दो पैरेलल लाइन है और मैं बोलता हूं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल्स। तो ये सेम चीजें यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ पे है सेम चीजें यहाँ पर है। ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों बराबर होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ये जो है रे, लाइट रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे या फिर रे ऑफ इमरजेंस। समझ गए होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। ध्यान रखिएगा चीजें। अब लिखते हैं, ये जितनी भी सारी बातें हैं इसको लिखते हैं। व्हेन अ लाइट रे पासेज थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हेन अ लाइट ray passes
through a rectangular glass slab, then the emergent ray is laterally displaced from the incident ray अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी बात को लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। The distance between the emergent ray EMERGENT between the emergent ray and incident ray produced forward is called lateral displacement। समझ गए आप lateral displacement क्या होता है? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। गुड इवनिंग सभी कोई को एक ही साथ, रमन, अतुल, गणेश सभी कोई को एक ही साथ गुड इवनिंग। सुमन, रोहित सभी कोई को एक ही साथ गुड इवनिंग। अच्छे से आप समझ गए होंगे, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। यहां पे जो हमने लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो एंड इंसिडेंट रे विच इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। अब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये आपको कुछ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग लेते हो जाएगा, इसलिए मैं लिख ही देता हूं। फैक्टर्स FACTORS फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। पहला फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा फैक्टर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, ये जो अपना ग्लास स्लैब है इसकी जो मोटाई होगी ये थिकनेस। अभी भी अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है ये थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और चौथा जो है आपको वेवलेंथ। इस तीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के। समझ पाए आप बात? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होगा
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी सेम बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जो होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग या तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और या नहीं तो एन से आगे। ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं। तो एन से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, या नहीं तो म्यू से। इसको म्यू पढ़ा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोल रखा है कि सर मैंने 9th तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी कोशिश कर रहा हूं आपको समझा देने की। फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक ना? तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिस भी कलर के लाइट का, उसका जो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वेवलेंथ सबसे कम किस कलर के लाइट का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वायलेट जो होता है, VIOLET, इसको हिंदी में बैगनी बोलते हैं, इसका जो होता है वो मिनिमम होता है। और रेड कलर जो होता है, जिसको हिंदी में लाल बोलते हैं, इसका मैक्सिमम होता है। तो वेवलेंथ जो होगा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम ये होता है, वायलेट का होता है वेवलेंथ। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कहां होगा? वायलेट कलर में। और रेड कलर में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यहां क्या होगा? सबसे कम होगा। अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कोशिश कीजिए स्टडी मटेरियल से पढ़ने का, ज्यादा बढ़िया रहेगा, चीजें सारी लिखी हुई है वहां पे। और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने लिया मीडियम 1 और नीचे हमने यहां लिया मीडियम 2। एक लाइट रे आई, इंसिडेंट रे है, ये जान रहे होंगे आप, लिखूंगा नहीं मैं। इसको मैं बोलता हूं ये एयर है, और इसको मैं बोल देता हूं ग्लास है। ये क्या होगा? ऑप्टिकली रेडर, और ये ऑप्टिकली डेंसर। ये कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड कहाँ होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। सारी चीजें आप जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि ये जो है इंसिडेंट रे, ये द नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। देखिए लिखता हूं मैं, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium, to the interface of two transparent mediums at the point of incidence। आप ये देखो, ये जो द नॉर्मल है, ये इस पॉइंट से जो जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे, तो ये इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो
to the interface of two transparent mediums at the point of incidence all lie in the same plane। समझ पाए आप बात? ये आपको हो गया एक नियम। दूसरा जो नियम है उसी नियम को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। देखिए दूसरा नियम क्या है। मैंने बोला यहां पे एक ये वापस से मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक। ये एक लाइट रे आ रही है, ये हो गया आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो चीजें मैंने यहां लिया है वही यहां भी ले लेता हूं। ये एयर हो गया और ये ग्लास मीडियम टू ग्लास। तो ये बेंड होगी आपको टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये होगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फिर मैं ये जो एंगल है इसको बढ़ा देता हूं। ये हो गया आपको द नॉर्मल। अब ये बेंड हो गई इधर की तरफ। ये बेंड हो गई इधर की तरफ, ठीक है। तीसरा मैं एक और लेता हूं और ये बेंड हो गई इधर की तरफ। इसको हमने आई रखा है, इसको आर रखा है। इसको दे देते हैं कुछ अलग नाम, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और इसको दे देते हैं R1। इसको दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और ये दे देते हैं R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? दूसरा बात आप एक यहां से ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइट का कलर है, ये जो लाइट का कलर है वो तीनों केस में सेम है। ये इसमें या फिर इसमें या इसमें, तीनों में क्या है? सेम लाइट कलर है, सेम है। लाइट का जो कलर है सेम है, सेम कलर्ड लाइट है, चेंज नहीं है। और मीडियम देख ही रहे दोनों केस में, सॉरी तीनों केस में सेम ही है। यहां पे ये एयर और ये ग्लास। तो अगर हम लिखें साइन आई बाई साइन आर तो ये तीनों ही केस में क्या होगा? बराबर होगा और ये कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स होगा। साइन आई डिवाइड साइन आर अगर हम लिखे, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो यहां आएगा वही यहां पर भी आएगा और वही यहां पर भी आएगा। लेट सपोज कि यहां पे अगर मैं लिखता हूं साइन आई बाई साइन आर तो यहां आता है 1/2, तो यहां पे साइन I1 डिवाइड साइन R1 जो होगा वो भी 1/2 होगा, और यहां पे साइन I2 डिवाइड साइन R2 जो लिखेंगे वो भी 1/2 होगा। मतलब तीनों जगह पे साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो 1/2 ही होगा। समझ पाए आप? इसी को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन और क्या होगा? साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए साइन आई डिवाइड साइन आर बराबर होगा साइन I1 डिवाइड साइन R1 बराबर होगा साइन I2 डिवाइड साइन R2, और ये बराबर होगा कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इसी बात को लिखते हैं द रेशियो ऑफ, ये हो गया अपना दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर है। द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। फिर हमने आपको क्या बोला है कि ये लाइट जो है, लाइट का कलर क्या होगा, सेम होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। दूसरा हमने क्या बोला है कि मीडियम चेंज नहीं होगा, तीनों केस में मीडियम सेम ही रहेगा। तो फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, समझ पाए आप स्नेल्स लॉ क्या होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ध्यान रखना है। दूसरा बात आपको यह भी ध्यान रखना है यहां से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। दिस इज ट्रू फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। समझ पाए आप बात, खूब बढ़िया से निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आप चीजों को सिस्टमेटिकली लिखिएगा, मैं जहां पे जगह मिलती है चीजों को लिख देता हूं, आप चीजों को सिस्टमेटिकली लिखेंगे। ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहा जाएगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी तो इसके लिए आज अपना क्लास थोड़ा शॉर्ट है। सारे बच्चे को टाटा बाय बाय। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए कमेंट। और ये भाई यार, यहाँ पे तुम लोग पापा का परी और मम्मी का बैल मत करो, ठीक ना। ये सब घर में करो बैठ के। पापा का मम्मी मतलब पापा की परी और मम्मी का बैल मत किया करो यहाँ आके। पढ़ने आते हो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। ठीक, सबको टाटा बाय बाय। समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत रह जाए तो आप ग्रुप में भी कमेंट लिख सकते हैं। चलिए सबको गुड नाइट। क्लास नंबर 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, REFRACTIVEINDEX। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है n से या फिर म्यू से। इसको म्यू बोलते हैं, MIU म्यू। हिंदी में अगर देखो तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा चीजें। सिंबल बनाना बहुत ही आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये एक रेशियो होता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर कहो आप या वैक्यूम कहो, दोनों ही सेम बातें हैं, क्योंकि दोनों जगह पे स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसीडर होता है लाइट का। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिस भी मीडियम का अपने को निकालना होगा, ठीक ना। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। अभी आप समझिएगा चीजों को। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम
ठीक, जैसे मैंने आपसे बोला ग्लास का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n जो होता है इक्वल्स होता है c डिवाइड v के। c जो है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और v जो है ये है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, चीजें ऊपर भी लिखी हुई है। समझ पाए होंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर मैंने आपसे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का बताओ क्या होगा, ठीक, n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एन जी फॉर ये ग्लास, ये बस एक लिखने का तरीका है। तो एन जी इक्वल्स होगा आपको सी डिवाइड वी जी। वी जी कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये भी क्यों लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट। आप समझिएगा कि स्पीड जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है। इट हैज टेंडेंसी टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। हमने लिखाया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, तो इसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेट पाथ में चलने की। और हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो आप इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पढ़ो या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पढ़ो, सेम ही बातें हैं। तो एन जी इक्वल सी डिवाइड वी जी, यहां से अपने को फाइंड आउट करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड, ग्लास में होता है आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 डिवाइड 2 क्या होगा, 1.5 होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा वो 1.5 होगा। मैंने आपसे बोला कि आप जो है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो वाटर का, तो यहां भी सेम ही चीजें करने हैं अपने को। एन डब्ल्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी डिवाइड वी डब्ल्यू। सी होगा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड वाटर में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट वो होता है आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपको पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे जब आप लिख रहे होंगे तो ये पॉइंट उड़ेगा, ऊपर आ जाएगा 00, 300 डिवाइड 225। ये दिख रहा है 74 से, सॉरी 75 से 4 टाइम जाएगा, और ये 75 से 3 टाइम जाएगा। 74 से नहीं जाएगा, 75 से जाना है 4 टाइम्स, तो ये इक्वल्स होगा 4/3। तो NW जो अपना आ रहा है 4/3 आ रहा है, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ये 1.44 है, 1.44। स्पीड ऑफ लाइट बताना है आपको केरोसिन में क्या होगा। सिंपल सा यही फॉर्मूला अपना लोग अप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा n, केरोसिन है तो यहाँ पे मैं k लिख देता हूँ, ये इक्वल्स होगा c डिवाइड v और k। v के कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 दिया है, ये लिख लो आप।
और 1.44 इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन, और v के वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड, इसको इधर ले आएंगे उठा के तो 1.44। अब ये पॉइंट यहाँ से उड़ेगा तो ये हो जाएगा 300, और v के इक्वल्स 300 डिवाइड 144 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। ये दिख रहा है 4 से 75 टाइम जाएगा और ये 36 टाइम जाएगा। 36 से 75 में डिवाइड करो, 36 से 75 में 32 से 2 जाएगा 72, 72 ये आएगा 3, पॉइंट लगेगा यहाँ 0 आएगा, राइट, पॉइंट लगा यहाँ पे 0 आया, डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर से 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 36 से 10 जो होता है आपको 360, तो 8 के आसपास आएगा 2.08, तो ये आएगा आपको 75 डिवाइड 36 2.08, 2.08 इंटू यहाँ पे देखो आप ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ पाए होंगे किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप टेबल 10.3 जरूर से पढ़ लेना, टेबल 10.3 आपके बुक में दिया होगा, तो उसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं कुछ मीडियम्स के। और भी 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पहला ये ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REFRACTIV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से हमेशा ज्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दूसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज द लोएस्ट, और ये होता है आपको 1.0003। तीसरा आप ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट, और ये होता है आपको 2.42 के बराबर, ठीक ना, 2.42 के बराबर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। यही था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी। अब देखिए आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 176 पर 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 3 नहीं 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे। देखिए पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एनसीईआरटी बुक की बात चल रही है, यहाँ पे प्योर एनसीईआरटी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अभी जान रहे होंगे आप सब। ये है आपको अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, ये है पहला नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 176 एनसीईआरटी। ऊपर हमने बोला ये एयर है और नीचे हमने बोला वाटर है। एक लाइट रे ऑब्लिकली आती है एयर से और ये वाटर में इंटर करती है। ये जो है रेडर है, अब तो आप जान रहे होंगे, और ये जो है डेंसर है। रेडर से जब डेंसर में आती है लाइट रे तो वो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, मतलब ये इधर ना जाके इधर आएगी, ठीक, यही है क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, ये ऑब्लिकली जो है वाटर में इंटर कर रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई, क्यों? अब लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यही हमसे पूछ रहा है। क्यों होगी जानते ही हैं हम लोग, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल,
टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमने पढ़ रखा है कि व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज एंड ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने पढ़ रखा है। इसी बात को लिखेंगे, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल because water is optically denser than air, because water is optically denser than air. When light ray enters from air to water, then the speed of light decreases। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये होगा आपको वाटर है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान ही होगा आपको चीजें। देन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड ड्यू to decrease in the speed of light, it bends towards the normal। ये हो गया अपना पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है, अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा, याद वाद करने का ट्राई मत कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा, खुद से कोशिश करिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो आप क्या है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? C/VG। अब देखिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपने को 1.50 दे रखा है। ये इक्वल्स C जो होगा ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये फाइंड आउट करना है VG। तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो और VG इक्वल्स क्या होगा? इसको मैंने इधर ला के रख दिया और ये इधर लेके चले जाएंगे, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड ये 1.50 इधर आ जाएगा। सीधे 0.5 लिखते हैं। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब इस डिजिट के बाद, इससे पहले होगा। अब ये 1.5 से 2 टाइम कट जाएगा, देयरफॉर VG इक्वल्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आपके बुक में एक दिया होगा टेबल नंबर 10.3, उसको आप देखिएगा, और उसको देख के बोल रहा है कि उसमें जितने भी सारे मीडियम हैं उसमें से हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम कौन सा है, और साथ में पूछ रहा है लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। टेबल 10.3 में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे कुछ मीडियम्स के। आप एक बात समझना, मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैंने ये मीडियम लिया और दूसरा ये एक और मीडियम लिया, इसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, और इसके अंदर भी मैंने डाल दिए। समझना चीजों को, जो भी मैं समझा रहा हूं। यहां भी मैंने पार्टिकल्स डाल दिए। यहां ज्यादा पार्टिकल्स हैं, आप समझ रहे होंगे चीजों को। एक लाइट रे इधर से आ रही है,
और एक लाइट रे यहाँ भी इधर से आ रही है। आप मुझे बताओ कि लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है उसका स्पीड ज्यादा कहाँ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे यहाँ होगा, यहाँ कम पार्टिकल है, यहाँ ज्यादा पार्टिकल है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यहाँ ज्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ जो है कम है। अब देखना, हमने पढ़ क्या रखा है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ऑप्टिकल डेंसिटी हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने लिखाया भी था शायद आपको। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट देन नॉर्मल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी होता है मास डिवाइड वॉल्यूम, बट ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच अ मटेरियल इज एबल टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल स्पीड ऑफ लाइट को कितना स्लो कर देती है, जितना ज्यादा स्लो करेगी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, और यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी स्पीड ऑफ लाइट जो है घट रहा है। समझ पाए होंगे बात। दूसरा एक चीज मैंने और आपको बता रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट दिया गया होगा वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। समझ पाए होंगे आप। अब आप देखिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इट मीन्स व्हाट, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखिए किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है टेबल में, तो आपको दिख रहा होगा डायमंड जो है, डायमंड इसका 2.42 है सबसे ज्यादा, और एयर जो है इसका है आपको 1.0003। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों, यहां पे हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगा। इसी बात को लिख देना है, आंसर कंप्लीट हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the refractive index of a medium. Optical density is directly proportional to the refractive index of a medium. In table 10.3, in table 10.3, diamond has the highest refractive index and air has the lowest refractive index. ठीक है, सो डायमंड हैज द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एयर हैज द लोएस्ट LOWEST लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हो गया,
समझ पाए होंगे आप। आपको एग्जाम में इतने ही लिखने हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये समझने की चीजें हैं, आप इसी को समझेंगे और तब इसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, याद नहीं करना है, बाकी तो आप ही की मर्जी है। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन, यू हैव गिवन किरोसिन, किरोसिन गिवन है अपने को, किरोसिन जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, उसके बाद टर्पेंटाइन, TURPENTINE टर्पेंटाइन जिसका कि 1.47 होता है, और है आपको वाटर, वाटर जिसका कि जान ही रहे होंगे 1.33 होता है, शुरू में ही मैंने निकाल दिया था। इसमें पूछ रहा है अपने से, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3, इस तीनों में से सबसे ज्यादा तेजी से लाइट कहां चलेगा। आपको टेबल 10.3 जो है उसका कह रहा है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज करने को, यूज करने को कहने का मतलब यही कि ये जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है क्रोसिन का 1.44, या फिर टर्पेंटीन का होता है आपको 1.47, या फिर वाटर का 1.33, यही तो हमने क्या पढ़ा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो दिख रहा है कि ये तो सबसे कम है 1.33, ये है 1.44, ये 1.47 और ये 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड इट इज द लोएस्ट अमॉन्ग दीज गिवन 3, यही बात लिखते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट, ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 and it is the lowest among the given three mediums, given three mediums, it is the lowest among the given three mediums, so the speed of light is fastest, FASTEST, fastest in water, हो गया आंसर, ठीक ना। यहां से आंसर है चौथे नंबर क्वेश्चन का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड इट इज द लोवेस्ट अमॉन्ग द गिवन 3 मीडियम्स, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर। अब यहां पे आप चाहो तो और भी कुछ जोड़ सकते हो कि एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर, तो इतना नहीं भी जोड़ेंगे आप तो चल जाएगा काम, फिजिक्स है। एक लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैं कर देता हूं, इतने ही दूर में आ जाएगा ये। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया होगा आपको कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अपने को गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हम लोग क्या लिखेंगे, ND इक्वल्स C/VD, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, राइट। अब ये दिया हुआ है अपने को 2.42, तो ये इक्वल्स होगा C/VD। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यही हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप देखो यहां पे ये है आपको 2.42, 2.42 कैन बी रिटन एज 242/100, ठीक है। अगर ये 242/100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये C/ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो होगा, C/ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये इक्वल्स होगा 242/100।
अब आप देखो कि ये 100 जो है 100 से 242 कितना टाइम्स है, तो जब आप 100 में 2.42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 242। मतलब आपने क्या समझा कि ये जो है ये इंटू 242 होगा, 2.42, 242 नहीं 2.42, अगर ये मल्टीप्लाई होगा 100 तो 242 के बराबर आएगा। इसी बात को लिखना है कि इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ऑफ, यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसी बात को लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, द स्पीड, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट in air is 2.42 times of the speed of light in diamond. Speed of light in diamond. It means the speed of light in air is 2.42 times of the speed of light in डायमंड। तो ये था आपको आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्फेरिकल लेंस, SPHERICAL, स्फेरिकल लेंस। तब तक के लिए सब लोगों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। किन्हीं को कोई तकलीफ हो तो ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे भी आपको चीजें डिस्कस कर देने का प्रयास करूंगा मैं।